देखिएगा ध्यान से। आज कक्षा 10 में हम लोग जो है धातुओं की उपस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। धातुओं का जो मुख्य स्रोत है वह भूमि, यानी भूमि की निचली सतह से खोदकर हम धातुओं को प्राप्त करते हैं। और समुद्री जल भी जो है धातुओं के स्रोत का मुख्य, यानी कि धातुओं का मुख्य स्रोत है। धातुएं जो होती हैं वह दो अवस्थाओं में पाई जा सकती हैं। धातुओं में पहला है संयुक्त अवस्था। कौन सी अवस्था? संयुक्त अवस्था है। संयुक्त अवस्था है। और दूसरा है मुक्त या आप कह सकते हैं स्वतंत्र अवस्था। ध्यान से देखेंगे, मुक्त या आप कह सकते हैं संयुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था। ये आपकी जो है संयुक्त अवस्था है क्या? यानी कि जो सक्रिय धातुएं हैं जिनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक है, वे सभी धातुएं जो होती हैं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जिनकी क्रियाशीलता अधिक होगी वे निश्चित रूप से जो है संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे आपका Na यानी सोडियम है, तो सोडियम जो होता है NaCl यानी जल, जो समुद्री जल हमारा है उसमें सोडियम क्लोराइड के रूप में जो है सोडियम धातु पाई जाती है। उसी तरह से अन्य जो सक्रिय धातुएं हैं वे या तो भूमि के नीचे से खोद कर निकाली जाती हों या समुद्री जल से अगर प्राप्त की जाती हैं तो वे मुक्त अवस्था में नहीं मिलेंगी। वे किस अवस्था में मिलेंगी? संयुक्त अवस्था में। हमेशा संयुक्त अवस्था में ही पाई जाती है। लेकिन कुछ धातुएं जो होती है मुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं, जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम है, वे जो है मुक्त अवस्था में पाई जा सकती हैं। जैसे आपका Au है, यानी जिसको आप गोल्ड कहते हैं, Ag है, Pg है, ये जो आपका है ये मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं। ये मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कॉपर जो है यूराल, स्वीडन में यूराल पर्वत है और उस पर्वत पर कहीं कहीं पर जो है कॉपर मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और यह संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। कॉपर संयुक्त अवस्था और मुक्त अवस्था दोनों में पाया जा सकता है। अब देखेंगे, बात आती है खनिज की। खनिज किसे कहते हैं? तो खनिज की परिभाषा क्या होता है? यानी कि प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूपों में पाई जाती हैं, प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। या हम कहें कि भूमि की निचली सतह से जिन धातुओं को हम खोद कर निकालते हैं उनको हम क्या कहते हैं भाई? खनिज कहते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज एक जो है संयुक्त अवस्था का नाम ही है। खनिज सभी धातुओं के हो सकते हैं। उसमें बहुत सारे जो है अपद्रव्य मिले होते हैं जिनको मैट्रिक्स अथवा अधात्री कहते हैं। मैट्रिक्स अथवा अधात्री कहते हैं। अधात्री या मैट्रिक्स है क्या? अधात्री और मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी धातु के खनिज में जो मिट्टी या जो अपद्रव्य होते हैं उनकी उपस्थिति ही क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। यानी कि उन अपद्रव्यों को ही हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स अथवा अधात्री कहते हैं। अब आती है बात अयस्क की। देखिएगा, जिन खनिजों से हम सरलतापूर्वक और मित व्यय यानी कि कम खर्च करके धातुओं को प्राप्त कर लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। यानी जिन धातुओं से हम जो है कम खर्च करके सरलतापूर्वक धातुओं को प्राप्त कर लेते हैं
उनको हम अयस्क कहते हैं। जैसे कॉपर का प्रमुख अयस्क है, कॉपर का प्रमुख अयस्क आपका है कॉपर पाइराइट CuFeS2। CuFeS2 कॉपर का क्या है, प्रमुख अयस्क है। यहीं पर जैसे एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है Al2O3 × 2H2O, ये बॉक्साइट एल्युमिनियम का क्या है, प्रमुख अयस्क है। इसी तरह से अन्य धातुओं के भी प्रमुख अयस्क उपस्थित हैं। अब देखेंगे अयस्क जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ अयस्क जो है ऑक्साइड अयस्क होते हैं। ऑक्साइड अयस्कों की श्रेणी में जैसे आपका क्यूप्राइट है, ऑक्साइड अयस्क है। जैसे कहने का मतलब यह है कि उसमें ऑक्सीजन हो तो उसको ऑक्साइड अयस्क कहेंगे। जैसे आपका ये आप देखें Al2O3 जिसको आप ऑक्साइड कर रहे थे, यह एक प्रकार का ऑक्साइड अयस्क ही है। और यदि हम कोरंडम देखें, Al2 है, O3 है, ये कोरंडम आपका है, इसको भी हम क्या कहेंगे, यह जो है ऑक्साइड अयस्क है। Cu2O है, ये भी जो है क्या है आपका, ऑक्साइड अयस्क है। इस तरह से धातुओं के जो है ऑक्साइड अयस्क होते हैं, कार्बाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क होते हैं, क्लोराइड अयस्क हैं। तो उनमें कुछ धातुओं के ऑक्साइड अयस्क, क्लोराइड अयस्क आप याद कर लें। जैसे आपका हार्म सिल्वर है, AgCl है, हार्म सिल्वर AgCl, ये ध्यान से देखेंगे, ये क्लोराइड अयस्क है क्योंकि इसमें क्लोरीन उपस्थित है। अगर आप देखें ये CuFeS2 तो इसको सल्फाइड अयस्क कहेंगे, इसमें सल्फर उपस्थित है। अर्थात ये जो है इस प्रकार से हम जो है धातुओं के जो है प्रमुख अयस्कों के बारे में अगर बात करें तो कुछ धातुओं के प्रमुख अयस्क जैसे कॉपर का हमने बताया कॉपर पाइराइट है, इसका बना दिया आपको एल्युमिनियम का बॉक्साइट है। उसी तरह से आप सिल्वर का करें तो हार्म सिल्वर है, ये प्रमुख अयस्क हैं। जैसे आपका फेरस का है तो Fe3O4, ये आपका क्या है, प्रमुख अयस्क है। या Fe2O3 भी जो है फेरस का प्रमुख अयस्क कहलाता है। अब धातुओं का निष्कर्षण की बात आती है तो धातु निष्कर्षण किसे कहते हैं? करें कि किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, कह रहा है कि धातु निष्कर्षण क्या होता है। तो धातु निष्कर्षण की आप परिभाषा दें, लिखेंगे कि अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की संपूर्ण जो रासायनिक प्रक्रिया हो या भौतिक प्रक्रिया हो, उन सभी प्रक्रियाओं का जो क्रियाकलाप है, जो भी संपूर्ण क्रिया होती है या संपूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, धातु निष्कर्षण कहते हैं। धातु निष्कर्षण में हम पहले करते क्या हैं? धातु निष्कर्षण में हम जो है अयस्क का चुनाव करते हैं। पहले हमें खनिज प्राप्त होगा, अब उस खनिज से हम अयस्क का चुनाव करेंगे। जब अयस्क का चुनाव कर लेंगे तो उसके बाद जो है हमें जो है करना क्या होगा कि उनको जो है हम अयस्क को जो है जो प्राप्त करेंगे वो बड़े बड़े टुकड़े के रूप में प्राप्त होते हैं। जब बड़े बड़े टुकड़े के रूप में जब वो प्राप्त होंगे तो उनको हम छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करेंगे, उनको तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे और उनको हम दलित्र में डालकर पीस देते हैं। पीस करके हम जो है पाउडर बना लेते हैं। पाउडर अगर थोड़ा मोटा हो तो उसको जो स्टैम्प मिल में डालते हैं। स्टैम्प मिल में जब वह जाता है तो बारीक चूर्ण हो जाता है, अर्थात वो कोलाइडी के कण की साइज का हो जाता है। यानी कोलाइडी कण की साइज का मतलब होता है 200 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम साइज का जो है उसका कण हो जाएगा और उसके बाद तब हम जो है सांद्रण का कार्य करेंगे। सांद्रण का कार्य होता है। अब सांद्रण में सांद्रण की कई विधियां हैं। उन विधियों के बारे में अगर आप जाने तो ध्यान से देखेंगे। एक फेन प्लावन विधि है। सांद्रण की जो विधियां हैं ये जो है सांद्रण करना हमको है तो ध्यान से देखिएगा। पहली विधि है फेन प्लावन विधि, फेन प्लावन और विधि है, ये फेन प्लावन विधि है। दूसरी है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, पृथक्करण विधि है। तीसरी है चुंबकीय
चुंबकीय पृथक्करण विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है। वैसे हम इसमें जो फेन प्लाउन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि का अध्ययन करेंगे। और भी कई विधियां हैं जिनके द्वारा, रासायनिक पृथक्करण विधि है उसके द्वारा भी हम जो है अयस्कों का सांद्रण कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे फेन प्लाउन विधि क्या है। फेन प्लाउन विधि केवल उन अयस्कों के लिए अपनाई जाती है या उन अयस्कों के सांद्रण के लिए अपनाई जाती है जो सल्फाइड अयस्क है, जिसमें सल्फर की अशुद्धि हो, उनके लिए हम फेन प्लाउन विधि का उपयोग करते हैं। और जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है उसका उपयोग हम वहां पर करते हैं जिसमें अयस्क की मात्रा जो अयस्क हमारा है उस वह जो है क्या हो, भारी हो, उस समय गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का हम उपयोग करते हैं। यदि हमारा जो चुंबकीय यानी कि हमारा जो अयस्क है उसमें जो धातु है अगर चुंबकीय गुण रखती है तो उसके लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कापर, यानी कापर के प्रमुख अयस्क का सांद्रण फेन प्लाउन विधि से करते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग जो हम बॉक्साइड अयस्क के सांद्रण के लिए कर सकते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग जो हम, ये आपका क्या है, हेमेटाइट है, इनके सांद्रण के लिए कर सकते हैं। यानी फेरस के अयस्क के लिए के सांद्रण के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जा सकता है। अब जब हम सांद्रण कर लेते हैं तो हमें जो है करना क्या होता है, अब ये जो है करने की प्रक्रिया आपकी है, जैसे आपको निस्तापन करना होता है। क्या करना है, निस्तापन करना है, फिर भार्जन करना है, फिर प्रगलन करना है, और तब जो है प्रगलन के बाद जो है बेसमीकरण परिवर्तन कर देते हैं, विद्युत अपघटन करेंगे, विद्युत अपघटन विधि से शोध करेंगे, उसके बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो पहले हम निस्तापन किसको कहते हैं ये जान लो। जैसे निस्तापन का मतलब होता है कि जो सांद्रित अयस्क है, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप तक गर्म करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। यानी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप तक गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है वह निस्तापन कहलाती है। और निस्तापन की जो क्रिया होती है वायु की अनुपस्थिति में कराई जाती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप तक गर्म करने की जो प्रक्रिया है निस्तापन कहलाती है। अब निस्तापन में ध्यान से देखेंगे, जो आपके जो है वाष्पित होने वाले पदार्थ हैं, जैसे आपका जल है, जल वाष्पित होकर निकल जाएगा। अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अपघटित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड टूटता है तो भी निकल सकता है। दूसरी बात, अब भर्जन की बात आती है तो वायु की उपस्थिति में, वायु उपस्थित होगा और वायु की उपस्थिति में अब निस्तापित जो अयस्क हमारा है, निस्तापित अयस्क को हम क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे जो है गर्म करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाएगी, भर्जन कहलाएगी। भर्जन के परिणाम स्वरूप वायु जो होता है वह उससे अभिक्रिया करेगा। यानी वायु की उपस्थिति में करा रहे हैं तो जो सल्फर है, आर्सेनिक है या कार्बन है, ये जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के, अगर आपका ये ध्यान से देखें, अगर सल्फर उसमें है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन है, ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर आर्सेनिक है, एस है, तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करके AS2O3 यानी कि आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का निर्माण करके अलग हो जाता है। फिर इसके बाद जो प्रगलन का कार्य आता है, उसमें जो है गालक के बारे में जानते हैं। गालक का मतलब ये होता है कि वे पदार्थ जो उसके गलनांक को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, उनको हम उसमें मिला देते हैं, मिला करके हम गलाएंगे। गलाने के लिए जो है दो प्रकार के गालक हो सकते हैं, एक अम्लीय गालक होता है और एक क्षारीय गालक होता है। अम्लीय गालक जो होता है वह जो है क्षारीय जो धातुएं हैं उनके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप ध्यान से देखेंगे, क्षारीय गालक में आपका CaO है और अम्लीय गालक में SiO2 है। ये अम्लीय गालक है और ये क्या है, क्षारीय गालक है। इन दोनों को हम मिला करके क्या कर सकते हैं, यानी कि धातुओं को, जिसमें जैसे मान लीजिए कि आपका धातु है वह क्षारीय है तो अम्लीय गालक का हम प्रयोग करेंगे।
अगर उसमें अम्लीय मात्रा है तो उसको जो हम क्षारीय गालक के द्वारा गलाते हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं, गलाने के बाद जब हम जो है कुछ अधिक मात्रा में शुद्ध धातु में प्राप्त हो जाती है, यानी उसकी शुद्धता बढ़ जाती है, तो उसके बाद हम उसको जो बेशेमर परिवर्तक में डाल देते हैं। बेशेमर परिवर्तक में कैल्शियम ऑक्साइड का आवरण होता है। वह कैल्शियम ऑक्साइड का आवरण जो होता है, जैसे आपका Ca, ये जो CaO है और यह SiO2 होता है, ये क्रिया करके Ca या SiO3 बनाता है, यानी ये धातुमल के रूप में बाहर हो जाएगा। अब उसके बाद हम करते क्या है, उसके बाद हमें करना क्या है कि हम जब ये प्राप्त कर लेते हैं उसको ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने के बाद लगभग जो 99.5% शुद्ध जो है हमें धातु प्राप्त हो जाती है। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, विद्युत अपघटनी शेल लेते हैं। विद्युत अपघटनी शेल में होता क्या भाई, विद्युत अपघटनी शेल जो है एक कुचालक पदार्थ का बना हुआ जो है, ये आपका एक बर्तन है जो विद्युत अपघटनी शेल, यानी ये कुचालक है। आपका ये कांच का भी हो सकता है और किसी अन्य पदार्थ का भी हो सकता है जो विद्युत का कुचालक हो। इसमें हम विद्युत अपघट्य डाल देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य को डाल देते हैं और इसके बाद जो है इसमें एक कैथोड लगाते हैं और एक एनोड। तो कैथोड किसका होता है, शुद्ध धातु का होता है। ये कैथोड किसका होगा, कैथोड जो है शुद्ध धातु का होगा और एनोड किसका होता है, वह अशुद्ध धातु। ये एनोड है, एनोड अशुद्ध धातु का जो हमने प्राप्त किया था प्रगलन के बेशेमरीकरण के बाद जो प्राप्त किया था, ये आपका एनोड है। अब इनको जो हम क्या करते हैं कि बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम जो है विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे। तो जब विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं तो यह जो है आपका एनोड जो होता है धीरे धीरे गलेगा और जो अशुद्धियां होंगी ये निचली सतह में जमा हो जाएंगी। अशुद्धियां क्या होंगी, निचली सतह में जमा हो जाएंगी और शेष जो धातु होगी इसके ऊपर निक्षेपित होकर के इसके आकार को मोटा कर देगी, जिसको हम निकाल करके बाहर जो है क्या करेंगे, धोकर सुखा लेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग जो है 99.9% शुद्ध धातु आपको प्राप्त हो जाएगी। ये रहा धातु का निष्कर्षण। धन्यवाद।